बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। 24/9 में खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ सीमल हाशमी। अस्सलाम वालेकुम और मैं हूँ बुज़र मौज़म। आप सबको गुड मॉर्निंग। सीमल आपको गुड मॉर्निंग। उम्मीद करते हैं का दिन खैरियत से गुजरे। उसके साथ साथ जिस तरह सिचुएशन है इस वक्त कोरोना के केसेस के हवाले से मजीद सख्ती की जा सकती है, मजीद सख्त फैसले किए जा सकते हैं। आज भी स्कूल्स और कॉलेजेस के हवाले से अहम फैसले किए जाएंगे कि मजीद बंद रखने हैं या फिर जो एग्जाम्स हैं उस हवाले से भी आज बड़ा डिसीजन लिया जाएगा। लेकिन आपको कोरोना मुस्बत केसेस की शरह का जिक्र करें और बताएं तो 8.47 जो है वो रिकॉर्ड की गई है। ये 10+ पे चली गई थी, थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन इंटेंसिटी और जो ट्रांसमिटी है वायरस की वो मुसलसल चल रही है और डॉक्टर्स यही कह रहे हैं कि एहतियात करनी है। दैट्स द ओनली सोल्यूशन यू हैव। SOPs में सख्ती का आपने जिक्र किया, वहीं पर ट्रांसपोर्ट की जो सर्विसेज हैं उसके हवाले से भी हर सूबा जो है वो अपनी अपनी पॉलिसी लेकर आ रहा है। कुछ डिमांड्स भी की जा रही हैं कि इसको यकसर बंद कर दिया जाए। बहरहाल होगा क्या, इस पर हम बात करेंगे आज के शो में। कोविड की सिचुएशन को भी डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ पॉलिटिकल स्टोरीज जो है वो तो डेफिनेटली हम जरूर डिस्कस करते ही हैं कि PDM अब क्या गुल खिलाएगा और PDM के प्लेटफॉर्म से क्या क्या हो रहा है। नोटिस जारी हो रहे हैं, जवाब भी आ रहा है, कुछ तंज भी चल रहे हैं, सार्कास्टिक कमेंट्स भी चल रहे हैं और सेनेट इजलास में भी उसकी खूब चर्चा हो रही है। तो नजर डालते हैं पहले टॉप स्टोरीज पर और जानते हैं कि आज हमारा रन डाउन क्या होगा। तो सबसे पहले जो पहली स्टोरी है, कोरोना वायरस जोर पकड़ने लगा है। पाकिस्तान में मजीद 103 अमवात हुई हैं। 24 घंटों में 3,953 नए केसेस भी रिपोर्ट हो चुके हैं। कोरोना मस्बत केसेस की शरह 8.47 हो चुकी है। दूसरी तरफ आज हम बात करेंगे तालीमी इदारों के हवाले से कि मजीद बंद रहेंगे या खुले रहेंगे। तालीम और सेहत के वज़रा का अहम इजलास होगा। सिंध हुकूमत ने इसके साथ साथ हफ्ते में 2 रोज़ कारोबार बंद करने का भी फैसला किया है और जुमे इतवार को कारोबारी मराकज़ नहीं खुलेंगे, ये डिसाइड किया गया है। फिर इस्लामाबाद में ट्रांसपोर्ट हफ्ते में 2 दिन बंद रहेगी, ये भी फैसला हो चुका। सिंध हुकूमत ने बसेस, ट्रेन और फ्लाइट सर्विस बंद करने का भी मुतालबा किया है। पंजाब में कोरोना SOPs का बहाना बनाकर ट्रांसपोर्टर्स ने किराए भी बढ़ा दिए हैं। पॉलिटिकल स्टोरी, जैसा कि हमने जिक्र भी किया कि PDM के इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। सेनेट इजलास से पहले PDM में शामिल जमातों ने अलग अलग इजलास, फिर PDM ने पीपल्स पार्टी और NP को शोकॉज नोटिस भी जारी किया और पीपल्स पार्टी का शोकॉज नोटिस के तरीकेकार पर तहफ़्फ़ुज़ात का भी इजहार। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने यह भी कहा कि पीपल्स पार्टी किसी को जवाब दे नहीं है। प्रोग्राम का आगाज कोविड की सिचुएशन के हवाले से करेंगे कि कोरोना की जो रेशो है दैट इज 8.47 और केसेस जो हैं वो 3,953 रिपोर्ट हुए हैं। केसेस में स्लाइटली हम देख रहे हैं कि कमी नजर आ रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको इजी हो जाएं, आप अपने SOPs को फॉलो करना छोड़ दें। बिल्कुल, और इसके साथ साथ जहाँ पर SOPs की खिलाफ वर्जी भी हुई है, इसके लिए सख्ती की जा रही है, वहीं पर हमने देखा कि कारोबार भी बहुत से मुतासिर हुए हैं और उसमें एक जो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है वो है ट्रेडर्स का। और ट्रेडर्स में अगर हम बात करें तो ट्रांसपोर्टर्स जो हैं वो भी खासे अफेक्ट हुए क्योंकि 2 दिन की बात की गई। लेकिन साथ ही हमने ये देखा कि अगर सख्ती की गई SOPs को लेकर तो वहीं पर एक मामला बहुत संगीन होता जा रहा है। वो ये है कि किराए बढ़ा दिए गए हैं। जहां पर ये कहा गया कि आपने एक सीट छोड़कर बिठाना है मुसाफिरों को, तो वहीं पर एक मुसाफिर से 2-2 के पैसे भी लिए जा रहे हैं, जो कि इंतहाई परेशान कुन सिचुएशन। बिल्कुल जी, मनमानी चल रही है और ट्रांसपोर्टर्स का ये कहना है कि अगर हमसे सोशल डिस्टेंसिंग और 50% मुसाफिरों के साथ ट्रेवल कराना है तो हमें अपना खसारा पूरा करना होगा और फिर उस खसारे को पूरा करने के लिए किराए खुद ही बढ़ा दिए गए हैं। और फिर आपको पता है जब खुद से ये इकदाम किए जाएं तो जिसका जितना दाव लगता है वो उतना वसूल करना शुरू कर देता है और फिर गवर्नमेंट की रेट जो है वो कहीं पीछे रह जाती है। इसके साथ साथ जैसा आपने जिक्र किया कि ट्रांसपोर्ट की सिचुएशन क्या है, तो KPK में इंटर बस सर्विस जो है, इंटर बैनुल सूबाई यानी कि इंटर प्रोविंस सर्विसेज जो है वो 2 दिन के लिए बंद है। सिंध में भी 2 दिन के लिए बंद है। पंजाब में अलबत्ता सोशल डिस्टेंसिंग और 50% मुसाफिरों की SOP को ही फॉलो किया जा रहा है, लेकिन सिंध ने डिमांड कर दी है कि इसे बंद कर देना चाहिए क्योंकि केसेस दोबारा से बढ़ना शुरू हो गए हैं। एग्जैक्टली, तो अब सिचुएशन है क्या, किस तरह से इस ट्रांसपोर्ट सिस्टम को किया जा रहा है, आगे बढ़ाया जा रहा है और किस तरह से कोऑपरेट किया जा रहा है, और ये जो किराए ज़्यादा लेने का इशू है ये क्या है, इसके पीछे वजूहात क्या हैं। असमतुल्लाह नियाज़ी साहब हमारे साथ हैं जो कि प्रेसिडेंट हैं बस ऑनर एसोसिएशन पंजाब से, उन्हें हम खुशामदीद कहते हैं, उनसे बात करें इस मामले पर। असमत साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। ये जो मामला है इस वक्त फैसले तो बड़े बड़े लिए जा रहे हैं क्योंकि कोरोना केसेस भी बढ़े और SOPs की खिलाफ वर्जी भी देखने में आई। ट्रांसपोर्टर्स का इस हवाले से रद्द-ए-अमल क्या है? जी अस्सलाम वालेकुम। जी 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 मैं इससे छोटी सी एक बात कहना चाह रहा हूँ कि ऐसा मसला नहीं। गवर्नमेंट में तो SOPs पे तो हम सख्ती से अमल कर रहे हैं। तमाम जिस तरह जो भी गवर्नमेंट के साथ हमारी
जो बात हुई उस पर जो SOP हमने तय किए उसके मुताबिक हम मुकम्मल उस पर अमल करवा रहे हैं। और जो भी जो पब्लिक के जो टर्मिनल हैं, जो हमारे जाती टर्मिनल हैं, वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा हम लोग इसे कर रहे हैं। जो गवर्नमेंट में कर रहे हैं वो गवर्नमेंट उसका जवाब दे सकती है कि उस पर कितना अमल करवा रहे हैं या नहीं कर रहे, मगर जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो इस पे मुकम्मल जो है इस वक्त हुकूमत के साथ खड़े हैं और इस पे अमल दरामद कर रहे हैं। अस्मतुल्लाह नियाज़ी साहब, कैसे हुकूमत के साथ खड़े हैं जब ट्रांसपोर्टर्स मनमानी का राय वसूल करना शुरू कर देंगे और फिर ऊपर से ये कहा जाता है कि 70% तक ये जो इजाफा किया गया है ये हमने खसारा पुर करने के लिए किया गया है क्योंकि हमें 50% पैसेंजर्स के साथ ट्रैवल करना है? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है जी, बिल्कुल ये कोई सही खबर नहीं है। कभी भी ऐसा ना पहले कभी हुआ है। अभी देखें मनमानी कीमतें इस्मतुल्लाह साहब डिसाइड करके तो की नहीं जाती हैं। आप जाइए बाहर देखिए, बस ड्राइवर जो हैं, बस कंडक्टर जो हैं वो ले रहे हैं ज्यादा किराया। कभी ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि देखें पैसेंजर ने देना है ना, जिसने ट्रेवल करना है, अगर वो इतना किराया कैसे अफोर्ड हो सकता है। साहब आपकी बात बिल्कुल ठीक है। परेशान है इस मामले पे कि SOP से भी अमल कर रहे हैं, ऊपर से डीजल का जो है वो एक हमारे साथ बहुत बड़ी तलवार है। साहब आपकी बात ठीक है कि खर्चे अखराजात बढ़ गए हैं, लेकिन मामला यहाँ पर यह है कि बहुत सी ऐसी शिकायत आई हैं जिसकी वजह से ये कहा जा रहा है और लोगों ने अपनी जो टिकट्स हैं वो भी दिखाई कल सोशल मीडिया पर, और मीडिया पर भी बात होती रही है कि जहाँ पर 1000 की जो थी टिकट लाहौर से इस्लामाबाद जाने की, वो 2000 रुपये ली गई मुख्तलिफ बसेस की तरफ से, मुख्तलिफ ट्रांसपोर्टर्स की तरफ से। मैं बिल्कुल इस बात को नहीं मान रहा और ये बिल्कुल गलत बात है। बिल्कुल कोई ऐसा, देखिए अगर जहाँ पर 800 रुपये, पहले 800 रुपये था, वहाँ हमने 100-200 रुपये ऊपर बढ़ाया। 100-200 रुपये 2 सीटों का किराया जो बनता है वो 2000 है, मगर हम वहाँ ले रहे हैं 800 की 2000 की बजाय 1200 रुपया। 200 रुपये मैंने बढ़ाया है या 100 रुपये बढ़ा दिए, ये को बढ़ाना किराया उसको नहीं कहते। गाड़ी का तो डीजल भी पूरा नहीं हो रहा। हम तो सारे कल भी हमारी ये मीटिंग हुई है और आज फिर मैं इसी पे हम सर जोड़ के बैठे कि हुकूमत ने बजाय इसके कि इस बहुत बड़ी इंडस्ट्री को बचाने के लिए कुछ करते, एक नया बुरहान खड़ा करती है। तो हफ्ते में 2 दिन छुट्टी होती है, सैटरडे और संडे को। स्कूल बंद हैं, कॉलेजेस बंद हैं और अपना शादियों के लिए आपने टोटल बैन लगा दिया, बाकी वजारात पे आपने बैन लगा दिया, आपने तमाम चीजें बंद कर दी। जो ट्रैवल करने वाले जो लोग हैं वो तो अब किस जगह जाएंगे? सारे सेक्टर्स ही इफेक्ट हो रहे हैं इस्मतुल्लाह नियाज़ी साहब। ये कोई खास ट्रांसपोर्टर सेक्टर्स को कॉर्नर नहीं किया जा रहा। आपने कहा कि हम 800 की बजाय 1200 किराया ले रहे हैं। चलें, जो 2000 वाली बात है अगर वो हम आपको प्रेजेंट कर दें तो शायद आपको वो मैं ना मानू वाली रट जो है वो कम हो जाए, लेकिन आपने कहा कि हम 1200 वसूल कर रहे हैं और ये किराया बढ़ाना नहीं होता। गवर्नमेंट के तय करदा किरायों के ऊपर किराया लेना किराया बढ़ाना ही है। अगर आप लोगों को लगता है कि गुजारा नहीं हो पा रहा तो फिर गवर्नमेंट से बात करें। मनमानी करके कीमतें बढ़ाना कहाँ का कानून है? गवर्नमेंट कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है अभी इस हालात में। और दूसरी बात यह है कि अगर आप ये मेरी बात को नहीं मान रहे ना तो आप वहाँ आ जाएंगे। SOP पे तो जो है कैसे हम क्या करेंगे? पैसेंजर ही नहीं है तो किराया किससे लेंगे हम? या तो हो ना ऐसी बात। मैं आपसे कभी भी गलत बयान नहीं कर रहा। जो चीज सामने है वो छुप नहीं सकती। आप जो मेरी बात को अगर नहीं मान रहे तो प्रैक्टिकली वहाँ पर अपनी टीमें भेज कर चेक करवा। ठीक है नियाज़ी साहब, अगर ऐसा कहीं हुआ, कहीं से शिकायत अगर आई तो फिर क्या एक्शन लिया जा सकता है? क्योंकि गवर्नमेंट तो आपने कहा कुछ नहीं करती, तो आप क्या करेंगे? हुकूमत की तरफ से जो भी टीमें मुकर्रर हुई हैं, कमिश्नर साहब ने या डिप्टी कमिश्नर साहब ने या ट्रांसपोर्ट सेक्टर से जो भी टीमें हैं वो बार बार आके जो कर रहे हैं। ये अगर आप जिनकी बात कर रहे हैं वो ये हो सकता है कि जो जनरल बस स्टैंड है गवर्नमेंट के जो है वहाँ पर हो सकता है ये लूट ऐसी बात हो, मगर जो टर्मिनल जो पब्लिक में खुद जो अपने आपके तहत जो B क्लास टर्मिनल है वहाँ पर कहीं भी ऐसा नहीं है। क्योंकि वहाँ पर गाड़ियाँ हम चलाते ही नहीं है। ऐसा बात क्योंकि देखिए छुपने वाली बात तो है नहीं है कि मैं ये कहूँ कि 70% है तो किराया कैसे छुपेगा? तो इतना ज्यादा किराया कभी हो ही नहीं सकता था। हम जितनी दफा डीजल बढ़े आप खुद देख लें कि साल हो गए इस पूरे इसको पिछले मार्च से लेकर अब साल से ऊपर होने वाला कोरोना का भी। और डीजल पहले कहाँ से कहाँ पहुँच गए और किराया हमने जो पुराने किराए हमारे उसमें भी हम 5 रुपए या 10 रुपए बढ़ाते हैं
तो पहले एक हफ्ता बैठ कर सोचते हैं कि 10 रुपए बढ़ा दिए तो पैसेंजर का क्या बनेगा, हमारी गाड़ियों में पैसेंजर कहाँ से आएगा। लोग जो ट्रेवल करने वाले लोग हैं इतने अमीर लोग नहीं होते, मिडिल क्लास के लोग हैं या ऐसे लोग हैं जो इतना ही अफोर्ड करते हैं जो ट्रैवलिंग पे जाएं। जी जी बिल्कुल, हमारे साथ सोच भी नहीं सकते। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बिस्मिल्लाह नियाज़ी साहब हमारे साथ मौजूद थे, प्रेसिडेंट बस ऑनर्स एसोसिएशन, और उन्होंने कहा कि हम डबल कराए तो नहीं, जहां पर 800 रुपया कराया था हम 1200 रुपए ले रहे हैं और इसको कराए बढ़ाना नहीं कहते। मुझे ये मंतक और लॉजिक समझ नहीं आई, लेकिन सवाल ये है कि गवर्नमेंट कहां पर है, क्या गवर्नमेंट इसको चेक कर रही है, गवर्नमेंट की रिट, और ऐसा ना हो कि ये सर से पानी मजीद गुजरता चला जाए फिर रियलाइज हो गवर्नमेंट को कि कुछ 1200 से 2000 लेना शुरू होंगे तो लगता है फिर तब 2000 एक्चुअली ले रहे हैं, वो मान नहीं रहे थे, वो एक गलत बात है। हाँ जी, हम 2000 अब लेना शुरू हो गए तब गवर्नमेंट सामने आएगी, ये गलत चीज है। गवर्नमेंट को चाहिए कि अभी मॉनिटरिंग करे, अपनी तमाम जो टीम्स हैं उनको भेजे, इस तरह से बस स्टैंड्स पे जाकर चेक किया जाए, क्योंकि इस तरह से लोगों को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। उन लोगों जहां पर इमरजेंसी होती है वहां पर 1000 की टिकट 2000 में ली जा रही है, और ये अगर 1200 मान रहे हैं तो जल्द इनको ये भी मालूम हो जाएगा, बहुत सी शिकायत इनके सामने आ भी जाएंगी जो कि पंजाब भर से हम तक भी मौसूल हो। बिल्कुल, इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि इस्लामाबाद इंतजामिया ने भी कोरोना एसओपीज के पेश नजर बैनुल सूबाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट हफ्ते में 2 दिन बंद करने का फैसला किया है। सो अब ये नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया है। अब सिर्फ पंजाब है जिसने ये नोटिफिकेशन जारी करना है, लेकिन सिंध जो है वो सख्त मेजरमेंट्स जो है वो डिमांड कर रहा है कि बिल्कुल बंद कर देना। जी, मजीद भी मेजरमेंट्स लेने पड़ेंगे और आज भी अहम फैसले किए जा सकते हैं स्कूल कॉलेजेस के हवाले से। तो देखते हैं क्या फैसले लिए जाते हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्टर्स और ट्रेडर्स के हवाले से ऑलरेडी फैसले लिए भी जा चुके हैं, मजीद सख्ती भी की जा रही है। बिल्कुल, एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे थे कोरोना केसेस के हवाले से। जैसे ही केसेस बढ़ रहे हैं तो वहीं पर बड़े डिसीजन भी लिए जा रहे हैं, और तीसरी लहर के बाइस तालीमी इदारों में तदरीसी अमल जारी रखा जाएगा या नहीं, इस मुतालिक NCOC का इजलास आज होने है, और इसमें वफाकी और सूबाई वज़राए तालीम जो हैं वो शरीक होंगे। वज़ीर सेहत भी मौजूद होंगे, तमाम सूबों के और तालीमी इदारों के हवाले से यह अहम फैसला जो है वो किया जाएगा। इस पर हम बात करेंगे प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन से। प्रेसिडेंट काशिफ मिर्जा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि आज का एक्सपेक्टेड डिसीजन क्या है, और गवर्नमेंट मजीद अगर स्कूल बंद रखने का डिसीजन लेती है तो इनका रिएक्शन क्या होगा। अस्सलाम वालेकुम काशिफ साहब। बहुत शुक्रिया काशिफ साहब ज्वाइन इन करने के लिए। आज डिसाइड किया जाएगा कि मजीद स्कूल बंद रखने हैं या अब खोल देने हैं, क्या डिसीजन एक्सपेक्टेड है? आपको क्या लग रहा है कि गवर्नमेंट अब लीनियंसी दिखाएगी या मजीद स्कूल जो है वो कुछ दिनों के लिए बंद रखे जाएंगे? जी, मुझे आवाज आ रही है, आप फरमाइए। जी, काशिफ साहब ये पूछ रहे हैं कि आज बड़े डिसीजंस लिए जा सकते हैं NCOC के फैसले के हवाले से, क्योंकि आज अहम मीटिंग है, स्कूल्स और कॉलेजेस क्या खुलेंगे या नहीं, तो क्या एक्सपेक्टेड है आपको, और अगर मजीद सख्ती की जाती है तो क्या रद्द-ए-अमल होगा? हमारा रद्द-ए-अमल तो इस हवाले से बहुत वाज़ेह है, और हमने अप्रैल के लिए लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया हुआ है। इस हवाले से पूरे पाकिस्तान के अंदर अब हमारे एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं, कल भी हुए हैं और आज भी हो रहे हैं, बल्कि इस्लामाबाद में भी आज हमारा एहतजाजी धरना है। और 8 अप्रैल को हम इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान से सिंध, बलोचिस्तान, KPK, पंजाब, HK और गिलगित बल्तिस्तान से सब इकट्ठे होके वाया हम मोटरवे और GT रोड इंशाल्लाह हम इस्लामाबाद आएंगे, और अपने 7.5 करोड़ बच्चों के आईनी तालीमी हक जो है वो हम मांग रहे हैं। डेट्स 25 ये आर्टिकल जो स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ये सिर्फ अब स्कूल वालों की कॉल नहीं है, इसमें पेरेंट्स हमारे साथ हैं, सिविल सोसाइटी हमारे साथ है, इसमें बुकला हमारे साथ है, ताजिर बरादरी हमारे साथ है। ये कोई गवर्नमेंट का बदला तो नहीं है, ये कोई गवर्नमेंट जानबूझकर तो नहीं कर रही। आप भी देख रहे हैं कोविड थर्ड वेव में हमने 5000 प्लस केसेस भी देखे हैं, 11% तक पॉजिटिव रेशो चली गई, और बच्चों में भी हो रहे हैं। ये नंबर जो है वो चिल्ड्रन हॉस्पिटल से देखिए, कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, मेजर सिटीज में कुछ बच्चों के टेस्ट ही नहीं कराए जाते। डॉक्टर्स ये भी कहते हैं इस वजह से वो ऑन रिकॉर्ड नंबर नहीं आ सकता, लेकिन बच्चों में भी ये एग्जिस्ट कर रहा है, तो बच्चों की सेहत इंपॉर्टेंस नहीं रखती? अच्छा, इसमें आपके जो है ना क्वेश्चन के 2 हिस्से। द फर्स्ट वन थिंग जो अभी आपने बात की कि कोरोना, मैं पहले भी काफी दरसे से कह रहा हूं, ये दूसरी तीसरी लहर हमने हमारे जो बाप इख्तियार हैं, हमारे हुकूमती और सरकारी कायदीन जो सियासी कायदीन, इन्होंने जानबूझ के फैलाया है। ये फैला नहीं है, इन्होंने बड़े बड़े जलसे जुलूस किए हैं, लाखों की तादाद में किए और मुसलसल कर रहे हैं, ये बाज नहीं आ रहे। ये जिम्मेदार हैं उन 14,000 पाकिस्तानी बहन भाइयों की शहादतों के। अब आ जाए आपकी दूसरी बात पे कि जो बच्चों के हवाले से जो केसेस दिए हैं अभी तक, जो चले पहले तो डाटा ये है कि जब तक आपका टेस्ट नहीं होता, रिपोर्ट नहीं आती, इनके कैसे टेस्ट हो रहे हैं, जो कि इनके पास कितनी फैसिलिटी है जिनके टेस्ट लिए। 12 इस बहस में मैं नहीं पढ़ूंगा, लेकिन एक बात मैं कहूंगा, इनकी भी बात मान लें।
हमारे स्कूल तो बंद थे ना। ये अगर कोरोना फैला है तो फिर घरों से या पार्क से या मॉल से या शादी हॉल से वहां कहीं पे ये बच्चे गए हैं तो फैला है ना। स्कूल तो बंद थे। एग्री विद यू, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, हर जगह गलतियां हैं, लेकिन जो 20,000 बच्चे मुतासर हुए हैं कोरोना से, उसमें हम ये तो नहीं कह सकते कि स्कूल भी खोल दें। सब गलत हो रहा है तो ये भी गलत करें। मैं उसी की तरफ आई एम नॉट डिफेंडिंग मैं उसी की तरफ आ रहा हूं। अगर ये है भी मानते हैं चले इनका डाटा सच है तो फिर तो बहुत अलार्मिंग है ना। पहले तो हमारा मुतालबा ये है कि हमारे पाकिस्तान के ये 7.5 करोड़ ये बच्चे हैं इनको फौरी तौर पे वैक्सीनेट करें, और दूसरा हमारा वो जो टीचर है उसको फौरी तौर पे वैक्सीनेट करें। जिस तरह फ्रंट लाइन के ऊपर हमारा मेडिकल स्टाफ है उसी तरह हमारा टीचर है जो कि डेली बेसिस के ऊपर बच्चों के साथ पब्लिक के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो एक तो काम ये करें, अगर आप वाकई ये बच्चों को बचाने में सिंसियर हैं, अगर ये सिंसियर हैं तो सिर्फ अपने घरों के वैक्सीन फैसिलिटी ना दें बल्कि ये हमारी औलादों को दें, 7.5 करोड़ पाकिस्तानी बच्चों को दें। अच्छा, इनका अपना ही कहना है कि अब हमने कोरोना के साथ रहना है और 16 साल तक 10 साल से ज्यादा की बात कर रहे हैं, तो 10 साल क्या तालीमी इदारे बंद करके कर रहे हैं? तालीमी इदारों में प्राइम मिनिस्टर ने, एनसीओसी के चेयरमैन ने, असद उमर ने और तमाम वज़रा तालीम ने कहा है कि तालीमी इदारों से कोरोना नहीं फैल रहा है। एसओपी का बेहतरीन इस्तेमाल पाकिस्तान में हुआ तो तालीमी इदारों में हुआ है। तो अब तालीमी इदारों को बंद करके अगर कोरोना फैला, बिल्कुल ठीक है, आपकी बंद करके जिंदगी गुजारना भी हल नहीं है। इसका हल तो तलाश करना पड़ेगा, थोड़ी सख्ती करनी पड़ेगी, ऑनलाइन क्लासेस या फिर 2 days a week क्लासेस, जिस तरह से भी है इस मामले को देखना होगा गवर्नमेंट को भी। बहुत शुक्रिया आपका काशिम मिर्जा साहब। और आप उनकी बिल्कुल ठीक है कि बच्चों को भी अगर वैक्सीनेशन लग रही है पूरी दुनिया में तो यहाँ बच्चों को भी वैक्सीनेट किया जाना चाहिए। हमारे यहाँ तो अभी तक सिस्टम में एसओपी ये है कि 18 साल से कम उम्र लोगों को वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी, तो आई थिंक इसको भी रीथिंक करना पड़ेगा। और दूसरी जो इनकी डिमांड थी कि टीचर्स को प्रायोरिटी के ऊपर वैक्सीनेट किया जाए, आई थिंक वो भी बिल्कुल ठीक है। टीचर्स हैं, स्टाफ है, को किया गया है, टीचर्स को भी उनको भी जाना चाहिए। इसी तरह बल्कि बहुत से लोग अब तो ये भी मुतालबा कर रहे हैं कि सहाफियों को भी फ्रंट लाइनर्स के तौर पे आपको वैक्सीनेशन करनी चाहिए, क्योंकि ये भी बड़ा जरूरी है। जो लोग फील्ड में काम करते हैं, सड़क पर अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं, चाहे वो फोर्सेज हैं, चाहे वो सहाफी हैं, चाहे वो टीचर्स हैं जो कि पब्लिक जगहों पर लोगों से डील करते हैं, वहां पर उनको वैक्सीनेशन प्रायोरिटी पे लगानी चाहिए। लेकिन दैट डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन एंड जितनी जल्दी मंगवाएं ना, तभी तो ये उतनी ही वो डिस्ट्रीब्यूट हो सकेगी। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे जी, अपनी अगली स्टोरी की तरफ चलेंगे। जो डिसीजन होगा आज एनसीओसी का वो तो हम आपके साथ शेयर करेंगे ही। 24 हमेशा कोशिश करता है कि सबसे पहले आपको खबर दें, लेकिन दूसरी तरफ अब जिक्र कर लेते हैं कुछ पॉलिटिकल सिनेरियो का। और सेनेट इजलास में हुकूमत मुखालिफ ऑपोजिशन इत्तेहाद, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट में शामिल ऑपोजिशन जमातें आपस में ही लड़ाई झगड़े में लड़ाई झगड़ों में मसरूफ हो चुकी हैं। शो कॉज नोटिस जारी किया गया जी पीडीएम की तरफ से पीपल्स पार्टी और एएनपी को, और इसके साथ साथ अलग अपोजिशन की सीट्स मांगी गई हैं। आजम नरी तारड़ की जानिब से कहा गया है कि हमें अलग अपोजिशन बेंच दिया जाए, यानी कि पीपल्स पार्टी के अपोजिशन के जो बेंच हैं उनमें नहीं बैठना चाहते। शो कॉज नोटिस का क्या जवाब दिया जाएगा? क्या वाकई शो कॉज नोटिस, पीपल्स पार्टी ने तो कहा है कि ये बनता ही नहीं है, हम कोई जिली जमात तो है नहीं पीडीएम की, हम पीडीएम का एक हिस्सा हैं, तो शो कॉज नोटिस का जवाब हम पर कोई लागू नहीं होता। तो ये तमाम पॉलिटिकल क्राइसिस की तरफ पीडीएम जा रही है, ऐसे तो लग रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं अस्मा वदूद साहिबा, एनालिस्ट हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं तमाम सिचुएशन इस वक्त किधर जा रही है। आसमा वदूद साहिबा, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। ये जो सिचुएशन है इस वक्त पीडीएम की, शो कॉज नोटिस तक बात आ गई है, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए जी, पीडीएम एक अलायंस थी, उसके बाद दो शर्त है, ये अपनी आप नेमेसिस रखे हुए हैं ये दो पार्टी, एक बहुत तो बेसिकली आपकी पॉलिटिकल सिनेरियो था वो दो पार्टी के ही हवाले से दो नोन एंटिटीज हैं जिनका विजन, मिशन, गोल हर चीज है उससे माइल्स अपार्ट। तो ये एक ग्रेजुअली इसमें मतलब मोमेंटम बनने की बजाय ये वाले जो ट्रैक थे ये बहुत आहिस्ता आहिस्ता विजिबल होते चले जा रहे हैं। और जब पहली दफा जरदारी साहब ने काफी ओपनली अपोज किया था इस्तीफे के मामले को, तो उस वक्त काफी चीजें क्लियर हो गई थी कि इसकी डायरेक्शन क्या हो। लेकिन दूसरी तरफ ये भी जरूरी है कि इमरान खान साहब को एक प्रॉपर ऑपोजिशन और एक हार्ड टाइम देने के लिए इनको इकट्ठा भी रहना जरूरी है। ये बहुत ही डिसीजन होगा इनके यहाँ पे अगर वो इस वक्त अपना इत्तेहाद तोड़ते हैं। लेकिन यहाँ पे जैसे अभी आपने कहा ना शो कॉज नोटिस वगैरह,
थोड़ा स्टेप बैक नून लीग को भी लेना पड़ेगा। वो एक अप्रोच के साथ चल रहे थे। जैसे पहले धरना जब हुआ तो उसमें फजलुर रहमान साहब के बिहाफ पे काफी एडवांटेज नून लीग ने गेन किया। इसी तरीके से वो शायद इस दफा ये गुमान कर रहे थे कि वो पीपल पार्टी की एक इनिशिएटिव पे बहुत कुछ गेन कर लेंगे। आप औरों की इनिशिएटिव पे गेन करने की सियासत बार बार सक्सेसफुली इंडोर्स नहीं कर सकते। आपको खुद स्टेप अहेड लेना पड़ता है। जिस तरीके से जरदारी साहब उन्हें बार पिंक कर रहे हैं ना कि इस्तीफे देने पड़ेंगे, जेल भरना पड़ेगा, ये सब कुछ वो डायरेक्शंस हैं जिसके मुताबिक वो जा रहे हैं कि पीडीएम चले और वो एक होलसम एफर्ट के साथ चले। उसमें एक सेक्शन ऑफ पीडीएम गेन ना कर रहा हो ऑन बिहाफ ऑफ अदर सेक्शन। और यही चीज अब विद टाइम आपको ज्यादा क्लियरली और विजिबली नजर आएगी। बिल्कुल, एंड आई थिंक ये गिव एंड टेक की सियासत होती है, कोई किसी की सब पार्टी तो बन नहीं जाता। और ये बात कल पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से खुद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी की कि पीपल्स पार्टी कोई जेली जमात नहीं है, हम अपनी जमात है और अपने तमाम एक्शंस के खुद जिम्मेदार हैं। लेकिन जैसे आपने जिक्र किया कि ये इत्तेहाद बरकरार रखना होगा, अगर ये टूट गए या इकट्ठ ना हो सका तो गवर्नमेंट को टफ टाइम नहीं दे सकेंगे। क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, करीबन पिछले 10 दिन से ये फीलिंग आ नहीं रही, बल्कि एक्चुअली ऐसा हो गया है कि ये टूट गई है, ऑपोजिशन के साथ ही ऑपोजिशन कर रही है और गवर्नमेंट अब साइड पर सिर्फ खड़ी मुस्कुरा के देख रही है ऑपोजिशन को? जी बिल्कुल ऐसा ही है। बेसिकली मैंने आपको कहा ना कि एक क्रैक्स बहुत अरसे से विजिबल हो रहे थे और ये इवेंचुअली ऐसे ही होना था। देखिए टेक्निकली मिस्टेक यहाँ पे हम क्या समझने की कोशिश अगर हम करें तो हो रही है कि चाहे गवर्नमेंट और ऑपोजिशन जितनी भी फ्रिक्शन में रहे, जितना भी उनमें दरमियान में फ्रिक्शन हो, पीपल पार्टी अपने मजबूत किले में है। वो अभी भी अपने मजबूत किले में है। इस पूरी जब शफलिंग पूरे पाकिस्तान में हो गई ना, केपीके में एक नया हैपनिंग हो गई कि एक पार्टी री इलेक्ट हुई। इस तरीके से पंजाब में एक नई सियासत किस्म की इवॉल्व हुई। लेकिन फिर भी आप जो आपका सिंध है उसकी पॉलिटिकल डायनामिक्स को चेंज नहीं कर सकते। वहां पे अभी भी पीपल पार्टी अपने मजबूत किले में है। पीडीएम को सक्सेसफुल करने के लिए वो कभी भी अपना मजबूत किला नहीं छोड़ेंगे। लेकिन आसमा साहबा आपने कहा पीपल्स पार्टी पर मजबूत किला नहीं तोड़ेगी। अगर जाते जाते आप एक कमेंट दे दें कि ये कहा गया है पीपल्स पार्टी की शाजिया मरी साहिबा की जानिब से कि शाहिद खाकान और एहसान इकबाल इस तरह का जो एक्सट्रीम मैयर्स ले रहे हैं वो खुद वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहते हैं, आपको लग रहा है कि मतलब कुछ इस तरह के वैसे इंटरेस्ट भी हैं कि पीडीएम को ही मुश्किलात का सामना रह गया? देखिए जी फिलहाल तो मैं बहुत करीब मुस्तकबिल में, हालांकि खबरें यहाँ पे ये आपको होती रहती हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि खान साहब की सीट को कोई खतरा है। ये फिलहाल की जो जिस जिस तरह की आपकी फॉरेन डीलिंग इस वक्त चल रही है, इट्स वेरी हार्ड वाटर टू गेट योरसेल्फ इन। इस वक्त खान साहब की नोबडी वांट्स टू बी इन खान साहब शूज। ये तो एक बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि ये इस वक्त पाकिस्तान की पॉलिटिकल और जो इंटरनेशनल सिनेरियो वो इस कदर मुश्किल है और वो इस कदर स्ट्रेसफुल है और इस कदर डिमांडिंग है कि इस वक्त उनकी nobody wants to be in his place। हाँ यस, इलेक्शंस में उनको तो कैसे सिक्योर करना चाह रहे हैं ये एक अलग बात है। और इसमें पीपल पार्टी आप समझे कि एक सूबे से वो बिल्कुल एलिमिनेट हो गई थी। इसके अलावा पीपल पार्टी की नॉन एंटिटी सिंध के अलावा तो कहीं नहीं रही थी ना। वो लोग ताना उन्हें देते थे कि 5-4 सूबों की जंजीर बेनजीर अब सिंध में एक्सक्लूसिव होकर रह गई है। उसने अपने आप को पीडी के थ्रू पूरे पाकिस्तान में जिंदा कर दिया। बिल्कुल। तो इंटरेस्ट की सियासत तो है। अगर एनीबॉडी वांट्स टू गेट इनटू आसमा जी, और माजी में भी हमें इसकी मिसाल मिलती है कि पीपल्स पार्टी ने वो दौर भी देखा है जब सिर्फ 16 मेंबर्स के साथ ऑपोजिशन की और कमबैक भी किया, गवर्नमेंट भी बनाई। तो ये अप एंड डाउन तो पॉलिटिकल पार्टीज के लिए आते रहते हैं। पॉइंट ये है कि आप किस तरह से रीगेन करते हैं और अपनी स्ट्रेंथ शो करते हैं। लेकिन एक बात तो अब वाज़ेह हो गई कि ऑपोजिशन जो है वो अब टूट फूट का शिकार ही नहीं बल्कि एक्चुअली नजर आ रहा है कि अलग हो चुकी है। जब अलग बेंचेस डिमांड किए जाते हैं तो फिर इसका मतलब इत्तेहाद कहीं बहुत पीछे रह गया। थैंक यू सो मच आसमा जी फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू आसमा वदूद साहब हमारे साथ मौजूद थी। हम एक ब्रेक लेंगे फिर मिलते हैं।
वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और नाज़रीन अभी आपको बताएंगे कि सऊदी वजारत हज उम्रा ने उम्रा ज़ायरीन के लिए नई शराइत का ऐलान कर दिया है। और चूंकि रमज़ानुल मुबारक आ रहा है और उम्रा ज़ायरीन की हत्तुल इम्कान कोशिश होती है कि रमज़ान के महीने में उम्रा करने जाएं, लेकिन कोविड की वजह से बहुत सी चीज़ें, बहुत से SOPs जो हैं वो तब्दील हो गए हैं। एग्जैक्टली। और इस दफ़ा भी जो सख्ती की गई है उसमें अरब मीडिया के मुताबिक हज और उम्रा की जानिब से जारी किया गया एलामिया के मुताबिक शराइत और ज़वाबित का इतलाक़ यकम रमज़ान से हो जाएगा। वज़ारत हज और उम्रा का कहना है कि हरम शरीफ और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराकें लगवाने वाले ही सिर्फ जा सकेंगे और वैक्सीन की दोनों खुराकें लगवाने वाले हरमैन में उम्रा, ज़ियारत और नमाजें भी अदा कर सकेंगे। सऊदी वज़ारत हज के मुताबिक उम्रा, ज़ियारत और नमाजों की अदायगी की इजाज़त नामे मुकर्ररा ऐप्स के जरिए ही जारी किए जाएंगे। जो ऐप्स हैं उन पे आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि आपने वैक्सीन करवा ली है और दोनों डोज वाली कराई है, तभी आपको दाखिले की इजाज़त होगी। और नमाजी मुकर्ररा ऐप्स की मदद से मर्जी की तारीख और वक्त का तयन भी कर सकेंगे। तो यानी कि ये सब कुछ प्री प्लान करना होगा, बट यू हैव टू गिव देम प्रूफ कि आप वैक्सीनेटेड हैं, तभी आपको हरमैन वो चाहे मक्का मुकरमा में हो या मदीनातुल मुनव्वरा में हो, जहां पर आपको अंदर मस्जिद में या हरमैन में जाने की इजाजत सिर्फ उस वक्त मिलेगी इफ यू आर वैक्सीनेटेड। और इसके साथ साथ इस वक्त तो पाकिस्तान से भी बहुत से लोग जो चाहते थे, जिनकी ख्वाहिशात थी वो इस दफ़ा पूरी नहीं हो सकी, क्योंकि लाखों लोग हर साल उम्रा ज़ायरीन जाते थे उम्रा करने रमज़ान में, लेकिन अफसोस के साथ कि कोरोना की वजह से ऐसा इस दफ़ा नहीं हो सका। लेकिन जो भी अभी चूँकि ये सिलसिला जारी है बड़ा महदूद पैमाने पर, ये अच्छी बात है कि SOPs की खिलाफ वर्जी ना हो और साथ साथ वैक्सीनेटेड जो लोग जा रहे हैं सिर्फ वही जा सकें, ताकि ये जो ज़ियारत का सिलसिला है, उम्रा जो हो रहा है रमज़ान में, वो जारी रहे। बिल्कुल। और अल्लाह ताला से दुआ है कि काबे की वो रौनकें, मस्जिद नबी की वो रौनकें बहाल कर दे और वापस हम उस रौनक की तरफ जाएं जहां पर जो लोग मदीना या मक्का नहीं भी जा पाते थे, खाना काबा नहीं भी देख पाते थे, लेकिन ऐसे देखकर TV पर देखकर वहां जब लाखों करोड़ों लोग तवाफ कर रहे होते थे, उम्रा की अदायगी कर रहे हैं या हज कर रहे हैं, तो वो भी आंखों के लिए एक सुकून का मंजर होता बेशक। इसके साथ साथ आगे बढ़ते हुए हम आपसे मुलाकात करवाएंगे पाकिस्तान के एक ऐसे नाम की जो कि पाकिस्तान का नाम मुसलसल रोशन करे जा रहे हैं, क्योंकि ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। मार्शल आर्ट का नाम पूरी दुनिया में देखा और सुना जाता है, लेकिन डेरा इस्माइल खान के ये इरफान मसूद हैं, जिन्होंने एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना दिया है। इरफान मसूद ने 80 पाउंड वजन के साथ 58 पुशअप्स लगाकर भारतीय वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और 1 मिनट में उसने 51 लगाई थी और इरफान ने 58 लगाई। और आपको याद होगा कि लास्ट वीक भी हमारे गेस्ट थे कि उनका एक और रिकॉर्ड जो है वो बन गया था। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम इरफान। इरफान, टोटल कितने रिकॉर्ड्स हो गए, सबसे पहले तो ये बताएं। वालेकुम, टोटल 41 हो गए। और आपकी ये जो रेस है ना, ये मुसलसल जारी और सारी है, तो मुझे लगता है आपने जो 100 का टारगेट रखा हुआ है ना, आप बड़ी जल्दी कवर कर लेंगे। इंशाल्लाह, उम्मीद है। इंशाल्लाह, बिल्कुल। और हमें भी उम्मीद है, क्योंकि जिस तरह से आपने 4 साल में 40 रिकॉर्ड बनाए और 41 आपने दोबारा से बना दिया, मतलब बड़ी जल्दी बना दिया। तो बताइएगा, ये जो रिसेंट रिकॉर्ड तोड़ा है, ये क्या रिकॉर्ड था और फिर आपने इसकी कैसे तैयारी की और फिर इसको तोड़ दिया? ये रिकॉर्ड मैंने 24 नवंबर 2020 को अटेम्प्ट किया था, फिर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड वालों को अप्रूवल के लिए मैंने भिजवाया था। उस पर तकरीबन काफ़ी टाइम लग गया, उसके बाद ये गिनीज रिकॉर्ड अप्रूव हुआ है। ये रिकॉर्ड मैंने 24 नवंबर को अटेम्प्ट किया था। इससे पहले भी 2 दफ़ा इस रिकॉर्ड को मैंने अटेम्प्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन उसमें नाकामी हुई। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तीसरी दफ़ा ये रिकॉर्ड सक्सेसफुली गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड वालों से अप्रूव हो गया है और ये अब आपके नाम हो गया। अब तक आपने कितने इंडियन प्लेयर्स के रिकॉर्ड तोड़े हैं डिफरेंट कैटेगरीज में, और क्या आप चुन के निकालते हैं कि ये इंडियन के पास रिकॉर्ड है, ये तो हमने लेना ही लेना है, और फिर उसकी तैयारी शुरू करते हैं? जी, ये मेरा 13वां गिनीज रिकॉर्ड है इंडिया का जो मैं तोड़ रहा हूँ। ये 40 गिनीज रिकॉर्ड में पहले बना चुका था, लेकिन ये रिकॉर्ड अप्रूवल की मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई, क्योंकि इसके लिए मैंने काफी ज्यादा मेहनत की थी। ये रोहतास चौधरी का रिकॉर्ड था, तकरीबन 2016 में उसने अटेम्प्ट किया था। 1 लाख वहाँ पे जो क्राउड थी उसे सपोर्ट करने के लिए आई हुई थी। तो इसको मैंने टारगेट बनाया हुआ था कि इस रिकॉर्ड को मैं हर हाल में तोड़ूंगा।
अल्हम्दुलिल्लाह ये रिकॉर्ड मैंने 58 पुशअप करके ये रिकॉर्ड तोड़ दिया। जबरदस्त। हमारी कंपटीशन होती है इंडिया और हमारी काफी कंपटीशन होती है गिनीज रिकॉर्ड में, तो कोई वो हमारी रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश करते हैं और हम उनकी रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश करते हैं। और आप माशाल्लाह बड़ी जबरदस्त तरीके से इस कोशिश में आगे निकल रहे हैं। तो ये बताइएगा इरफान, जो अब रिकॉर्ड्स आपने माशाल्लाह 41 बना लिए हैं, आइंदा आने वाले दिनों में क्या प्लान्स हैं, कौन कौन से रिकॉर्ड्स पे नजर है आपकी? मैंने कुछ रिकॉर्ड्स अल्हम्दुलिल्लाह अटेम्प्ट किए हुए हैं, वो मैंने भिजवाए हुए हैं अप्रूवल के लिए। उस पर कुछ टाइम लगेगा, उम्मीद है कि वो भी इंशाल्लाह अप्रूव हो जाएंगे। तो मेरी कोशिश है कि मैं फिटनेस मार्शल आर्ट की कैटेगरी में वर्ल्ड लेवल पे सबसे ज्यादा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड पाकिस्तान के नाम करा सकूं। बिल्कुल सही। अच्छा इरफान, अब ये बताएं कि आप आगे सिखाते भी हैं, आपकी प्रॉपर एकेडमी है जहां पे आपके स्टूडेंट्स जो हैं वो भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं, तो कौन सी कैटेगरी में बच्चे या स्टूडेंट्स आपके ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं रिकॉर्ड ब्रेक करने में? क्या उनको भी आप ही गाइड करते हैं कि ये रिकॉर्ड एग्जिस्ट कर रहा है और हमने अब ये करना है? बिल्कुल, मेरी जो मार्शल आर्ट अकेडमी उसमें मैं जिम्नास्टिक उनको सिखाता हूँ, साथ में बॉक्सिंग होती है, वुशु कंग फू होती है, मुख्तलिफ चीज़ें। साथ में गिनीज रिकॉर्ड भी हम ब्रेक करते हैं। मैं मुख्तलिफ रिकॉर्ड सर्च करता हूँ, फिर उसके बाद जो मेरे स्टूडेंट्स होते हैं उनको मैं बता देता हूँ कि ये रिकॉर्ड से कौन अच्छी तरह कर सकता है। फिर उनके मैं मुख्तलिफ टेस्ट वगैरह ले लेता हूँ जो तरीके से कर सकता है, तो उसी वेरी नाइस दे देते हैं। इरफान मसूद, आप बड़ा जबरदस्त के बाद अल्हम्दुलिल्लाह 5 गिनीज जबरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपको और मजीद कामयाबियां दे। जो रिकॉर्ड्स पर आपकी नजर है, जिनको आपने भिजवाया हुआ है रिकॉर्ड के लिए, वो तमाम रिकॉर्ड्स आप तोड़ेंगे और आपके नाम होंगे। बहुत शुक्रिया आपका, और आपको एक बार फिर बहुत मुबारक हो कि आपने 41st रिकॉर्ड भी बना दिया। और भारत का रिकॉर्ड तोड़ने पे तो वो कह रहे हैं कि हम वैसे हमारी नजर होती है, हाँ। और हमारे दरमियान भी एक कंपटीशन होता है, वर्ल्ड कंपटीशन अलग, भारत और पाकिस्तान का कंपटीशन अलग। बिल्कुल, और इस पे तो मुझे लगता है बचानी चाहिए इनके लिए। एनीवेज जी, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे कि वाउच 365 इज एन एप्लीकेशन जो आप डाउनलोड करके अगर वहां से मेंबरशिप कार्ड जो है वो अप्लाई कर दें तो बहुत से ब्रांड्स पर आपको बाय वन गेट वन फ्री फैसिलिटी जो है वो मिलेगी। और बहुत से ब्रांड से मेरी मुराद 6000 प्लस ब्रांड्स हैं जो इसके ऊपर ऑन बोर्ड हैं, और 15,000 प्लस कूपन्स हैं जिसके तहत आप ये डिस्काउंट्स अवेल कर सकते हैं। और ये डिस्काउंट्स हैं और कूपन्स हैं, ये आपको जिन शहरों में मिलेंगे वो पाकिस्तान के बड़े बड़े शहर कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, फैसलाबाद, मुल्तान, हैदराबाद, एबटाबाद और बहावलपुर में ये फैसिलिटी है कि आप ये डाउनलोड करें एप्लीकेशन, एक कार्ड डिस्काउंट मिलेगा, डिस्काउंट कार्ड मिलेगा जिससे आपको फ़ायदा होगा। बहुत सी एक लंबी लिस्ट है रेस्टोरेंट्स की और डिफरेंट ब्रांड्स की, जिसमें OPTP है, बेला विटा है, कोयल कैफ़े है, पर्ल कॉन्टिनेंट होटल है, मूव एंड पिक है, रमादा प्लाजा, सिनेमन, जहां पर आप जाकर बाय वन गेट वन फ्री ऑफर हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन ये सिर्फ खाने पीने की चीज़ों के लिए नहीं है। यहाँ ये इसके ऊपर डिफरेंट ब्रांड्स हैं जो आप जाकर अगर सर्च करेंगे तो पूरी एक लिस्ट जो है वो आपको मिल जाएगी, जिसमें कुछ वार्डरोब के डिजाइन्स भी हैं, कुछ किड्स वेयर के डिजाइन्स भी हैं, कुछ इस तो इन्फॉर्मेशन देंगे तो वो जवाब देंगे। नो, वी हैव टू टेल देम सो दैट दे कुड राइड इट। एनीवेज, अगर आपने सुन लिया है तो अब आपको सिर्फ ये करना है कि जो सवाल हम पोस्ट करेंगे फेसबुक पेज के ऊपर, वहां जाकर उनको जवाब देना पड़ेगा। उनको जवाब हम बताएंगे तो उनको पता लगेगा ना, रिसर्च तो कर लेंगे। कि वो जवाब दें और ये मेंबरशिप कार्ड फ्री में लें और जाकर डिस्काउंट्स अवेल करें। तो सवाल आप बता दें। सवाल जो था, जो कि जिसका जवाब आपने आधा तो चने दे ही दी है, आधा मैंने पूरा दे दिया, आप सुन लें इसको दोबारा रिवाइंड। ऑप्शंस अभी हैं, कुछ रह गई थी, वो आप जाके रिसर्च कीजिएगा इसकी ऑनलाइन जाकर और फिर सवाल का जवाब दीजिए। सवाल जो हमारे 24/9 के पेज पर होगा वो ये है कि वाउ 365 में रेस्टोरेंट्स के अलावा और कौन कौन से ब्रांड्स शामिल हैं जिनसे आप जाकर फ़ायदा उठा सकते हैं। इस कार्ड को आप इस्तेमाल करें। कौन कौन से ब्रांड्स हैं जहां पर अदर देन रेस्टोरेंट्स आपने फ़ायदा उठाना है? बिल्कुल, इसका जवाब दीजिए और वो मेंबरशिप कार्ड आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो दिया जाएगा। एंड प्लीज़, बहुत से लोग इनबॉक्स कर देते हैं पेज के ऊपर, इनबॉक्स वाले जवाब कंसिडर नहीं होंगे। जहां सवाल पोस्ट किया है वहीं आपको कमेंट्स में जवाब देना है तभी, और वो स्क्रीनशॉट आप हमें इनबॉक्स कर सकते हैं कि हमने पहले कर लिया है, तो फिर उसके ऊपर आपको कंसिडर भी किया जाएगा और वो मेंबरशिप कार्ड फ्री में आ जाएगा। तो जरूर जी, आप इसको विजिट कीजिए और जानिए कि असल सवाल का जवाब क्या है और फिर फ़ायदा उठाइए। और अभी चूँकि हम एक ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद हेडलाइंस होंगी, फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है जिस पर आज हमने बात करने के बाद कि हम भूल जाते हैं कि हमारे सामने क्या है और ये गेम्स किस कदर ऐसे वीक लोगों के ऊपर इफेक्ट करती है और कैसे इससे निकला जा सकता है, इस पर बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन होगी, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे।
वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे थे इस प्रोग्राम में आज के हमारे मुआशरे में आखिर अदम बर्दाश्त इतना बढ़ता क्यों जा रहा है, इनटॉलरेंस क्यों बढ़ती जा रही है। बहुत से मुख्तलिफ वाक़यात कल हुए अफसोसनाक, जहाँ पर पुलिस की तरफ से भी रवैया देखा गया, तशद्दुद किया गया। खड़ियाँ के इलाके में भी पुलिस सरकारों ने घर में घुसकर ख़वातीन को तशद्दुद का निशाना बना दिया। जो भी वजूहत थी, जो भी उनको कॉल आई थी कि यहाँ पर कोई तशद्दुद हो रहा है या फिर यहाँ पर कोई कब्जा किया जा रहा है, लेकिन जो रवैया पुलिस अफसरान की जानिब से अपनाया गया वो इंतहाई काबिल अफसोस था और वो किसी तौर भी जस्टिफाइड नहीं था। ये मनाजर आप देख सकते हैं कि खातून पर पुलिस ने कल का ये इंसिडेंट है जो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ कि पुलिस ने किस कदर तशद्दुद किया इस खातून पर, उसको धक्के देते हुए, ठुड्डे मारते हुए देखा जा सकता है। किस तरह वो घसीट कर उस खातून को इस जगह से बाहर निकाल रही हैं। जस्टिफाइड नहीं है ये चीज़ बिल्कुल भी किसी तौर भी, लेकिन पुलिस ने ये कार्रवाई की, जो आला हुकाम है उन्होंने ये कार्रवाई की कि इस सब इंस्पेक्टर को मुअत्तल करके कार्रवाई का हुक्म दे दिया। लेकिन कार्रवाई जिस हद तक होती है वो हम देखते ही हैं। बिल्कुल। और इसके साथ साथ एक और वाकया पुलिस से रिलेटेड हुआ कि 15 पर कॉल की गई और शहरी जिसने ये कॉल की थी उसी को तशद्दुद का निशाना बना दिया गया पुलिस एहलकार की जानिब से। उसके खिलाफ भी अब इन्वेस्टिगेशन हो रही है। फिर एक और वाकया पेश आया जो कल लाहौर का इलाका नवा कोट, जहाँ पर पबजी गेम खेलने वाले एक शख्स ने नशे की उसको लत थी या क्या वजूहत थी वो तो इन्वेस्टिगेट होगा, लेकिन उसने इस कदर घिनौना इकदाम किया कि उसने अपनी फैमिली पर ही पबजी गेम के अंदाज में फायरिंग की और उसने अपने भाई, भाभी, बहन और दोस्त को कत्ल कर दिया। और बहन और भाई जो हैं वो जाँ बहक हो गए, जख्मों की ताब न लाते हुए। माँ तशवीशनाक हालत में अभी भी अस्पताल में है और उसकी CCTV फुटेज जब सामने आई तो वाकई में वो उस गेम के अंदाज में अंधाधुंध फायरिंग कर रहा था और जो उसकी जद में आया वो उसके ऑब्वियसली निशाना बन गया। ये तमाम इंसिडेंट्स, एक चीज़ इनमें कॉमन है, वो अदम बर्दाश्त है, वो सब्र तहम्मुल का ना होना है और किसी भी सोसाइटी में एग्जिस्ट करने के लिए जो पॉजिटिविटी चाहिए है उसकी कमी नज़र आती है। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर जावेद इकबाल मौजूद होंगे जो इन इश्यूज़ के ऊपर हमेशा हमारी नौजवान नस्ल को ना सिर्फ गाइड करने की कोशिश करते हैं बल्कि बड़े आसान अल्फाज में प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करते हैं कि ये प्रॉब्लम्स हैं जिन पर हमें काम करने की ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। डॉक्टर साहब, ये सारे इंसिडेंट्स जो हमने बड़े लाइटली और एलेबोरेट करने की कोशिश की, जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में कल पेश आए हैं और इससे कहीं ज़्यादा ये इंसिडेंट्स थे, अदम बर्दाश्त हमारी सोसाइटी में, हमारे मुआशरे में बहुत बढ़ती जा रही है। जी देखिए, ये सारी चीजें जो आप बता रही हैं ये कंसिडर हैं, ये साया है। साया, जब आप साये को कभी भी छोटा या बड़ा नहीं कर सकते जब तक कि आप असली ऑब्जेक्ट को छोटा या बड़ा ना कर दें। देखिए, आप कह रहे हैं ना कि नौजवान नस्ल को समझाने की जरूरत है। इसका ताल्लुक नौजवान नस्ल से नहीं है, इसका ताल्लुक उस तरबियत के निजाम से है जो जिसमें से ये नौजवान गुजर के गए जब वो बच्चे थे। देखिए, हम जो बिहेव करते हैं, जिस तरीके से हमारा रवैया है और जैसे हम कंडक्ट करते हैं खास तौर पर स्ट्रेसफुल सर्कमस्टांसिस के अंदर, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि हमारे दिमाग के अंदर किस किस्म का हैबिट पैटर्न बना है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि किसी भी इंसान की तरबियत में जो सबसे वाइटल ईयर्स हैं वो उसके पैदा होने से लेकर 7 साल का टाइम होता है। इस दौरान उसकी तरबियत जिस तरह से की जाती है, उसको जैसे माहौल में से गुजारा जाता है, उसके हिसाब से उसके दिमाग का फिक्स्ड पैटर्न बन जाता है। और वो पैटर्न ऐसा ही होता है जैसे आपने टेप रिकॉर्डर में कोई चीज भर दी, फिर जब आप उसको प्ले करेंगे तो उसमें वही चीज बजेगी जो आपने उसमें भरी है। अगर आपने तिलावत भरी है तो तिलावत की आवाज आएगी, अगर आपने कोई और चीज भरी है तो वो उसकी आवाज आएगी। तो इसलिए शॉर्ट टर्म तो जैसे आप बता रहे हैं ना कि उसको मुअत्तल कर दिया, उसको सजा दे दी, उसको सख्ती कर दी, ये भी शॉर्ट टर्म इसका कोई फायदा हो वो भी बहुत ही नेग्लिजिबल फायदा होता है इस तरह के काम का। असल तो हमें सर जोड़कर बैठना है और अपने मुल्क में कोई मरबूत तरबियत का निजाम कायम करना है। देखिए, पूरे पाकिस्तान में बल्कि दुनिया में भी इस बात की बहुत कमी है कि डॉक्टर बनाने के इदारे मौजूद हैं, इंजीनियर बनाने के इदारे मौजूद हैं, बढ़ई बनाने के इदारे मौजूद हैं, लेकिन अच्छे पेरेंट्स बनाने का कोई भी इदारा मौजूद नहीं है। इल्ला माशाअल्लाह कहीं किसी स्कूल में, कॉलेज में हो सकता है कुछ लोग सोचने वाले हों जो इसको पार्ट ऑफ करिकुलम बनाते हों। हम अच्छे वालिदैन नहीं हैं, हम अच्छे पेरेंट्स नहीं हैं, हम अच्छे टीचर्स नहीं हैं। इसकी वजह से जो प्रोडक्ट बन रही है उस प्रोडक्ट में ये खराबियां हैं।
ये मेरा ख्याल है। सही। डॉक्टर साहब आपकी बात बड़ी ज़बरदस्त है कि ट्रेनिंग पेरेंट्स की नहीं हो पा रही है। अगर क्योंकि ऐसा कुछ सोच ही नहीं है अभी तक आपकी, जबकि वज़ीर-ए-आज़म साहब इमरान खान से जब मुलाकात हुई थी आपने तब भी यही पॉइंट उठाया था कि ट्रेनिंग इनिशियल लेवल पे होनी चाहिए, वास्ट लेवल पे होनी चाहिए। लेकिन फिर शुरुआत तो चलें हम उस पर बात करेंगे कैसे हो सकती है, लेकिन ये जो ऑन जॉब ट्रेनिंग है, जिस तरह पुलिस एहलकारों का आपने जिक्र किया कि मुअत्तल कर दिया और उसके बाद फिर वो वापस रीइंस्टेट हो जाते हैं, तो ये जो कहा जाता है कि नई नौजवान नस्ल भर्ती की जाएगी, पढ़े लिखे नौजवान आएंगे, वो जॉब जब करेंगे तो बेहतरी आएगी, सिस्टम बेहतर होगा, कल्चर तब्दील होगा, क्या ये वाकई फिर पॉसिबल नहीं है कि आप ऑन जॉब ट्रेनिंग या उससे पहले ट्रेनिंग कर सकें? जी बिल्कुल, हमारे मिजाज को हर वक्त ट्रेनिंग की जरूरत है। मेरी जो भी उम्र हो, लेकिन मुझे हर वक्त तरबियत की जरूरत है। और वो जो तरबियत है उसके 3-4 एस्पेक्ट्स हैं। एक तो है नॉलेज, कॉग्निटिव ट्रेनिंग, जैसे आप फर्ज करें जो आपकी फील्ड है, इस सिलसिले में बहुत सारा इल्म होगा जो आपको अपना इल्म बढ़ाना होगा। डॉक्टरी में ऐसा होता है, इंजीनियरिंग की फील्ड में ऐसा होता है, बैंकिंग में भी ऐसा होता होगा। इसके बाद एक दूसरी उसकी एस्पेक्ट है, वो है स्किल लर्निंग, कि जो आपको हुनर आता है, हुनर में इजाफा होना चाहिए। और उसका जो तीसरा अहम लेवल है वो है एटीट्यूड लर्निंग, हमारा रवैया हो जाए। ये तीनों चीजें मिलकर एक्चुअली एजुकेशन बनाती हैं, और इन तीनों के नतीजे में हम जो बनते हैं वो है हमारा करैक्टर। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि हर डिपार्टमेंट के अंदर एक ट्रेनिंग का सेक्शन होना चाहिए, जिसमें जहां जहां हमें कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है। जैसे अब ये पुलिस का डिपार्टमेंट है, तो पुलिस के डिपार्टमेंट के ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को नीड असेसमेंट करनी चाहिए, देखना चाहिए कि किन एरियाज में उनके वर्कर्स के अंदर डेफिशिएंसी है, फिर उस फील्ड के एक्सपर्ट को ढूंढकर उसकी ट्रेनिंग करवानी चाहिए। लेकिन मैं आपको बहुत ही जिम्मेदारी के साथ ये बात बता रहा हूं कि एडल्ट ब्रेन के पास बदलने का चांस 5% होता है सिर्फ, क्योंकि 95% हमारा ब्रेन हैबिट ब्रेन होता है और 5% हमारा ब्रेन कॉन्शियस ब्रेन होता है। मोस्ट ऑफ अस, हम में से अक्सरियत जैसे बिहेव करती है पूरी जिंदगी, इसकी बुनियादें हमारी बचपन में रखी जा चुकी हैं। अलबत्ता अगर किसी शख्स के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग ख्वाहिश हो बदलने की और वो स्ट्रॉन्गली मोटिवेटेड हो, तो और वो इस बात पर खुद पूरी कोशिश के साथ तैयार हो और फैसला करे कि मैंने बदलना है, तो 5% की एक विंडो जिसको कॉन्शियस ब्रेन कहते हैं वो खुला होता है। फिर आदमी उसके जरिए से अपने दिमाग को रीवायर कर सकता है, रिवाइंड कर सकता है और नया हैबिट पैटर्न डेवलप कर सकता है। लिहाजा अगर आप मुझसे कहें कि क्या करना चाहिए, एक तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग ये करनी चाहिए कि हमें हर वो नौजवान जिसको आपने मोटरसाइकिल लेके देना है, आप इंश्योर करते हैं कि उसको मोटरसाइकिल चलाना आना चाहिए। इसी तरीके से हर वो नौजवान जो पोटेंशियल पेरेंट है, लड़का या लड़की, जिसके बच्चे होने हैं इंशाअल्लाह अज़ीज, तो उन सब को कोई ना कोई पेरेंटिंग के कोर्स के प्रोसेस में से गुजारना चाहिए। मैं बहुत ही यानी फख्र और आजिज़ी के साथ ये कर रहा हूं कि इस सिलसिले में हम आजकल कुछ काम कर रहे हैं और अल्लाह पाक ने चाहा तो इंशाअल्लाह, और ये प्राइवेट कैपेसिटी में बिल्कुल फ्री ऑफ द कॉस्ट, यानी कोई पैसे वाला प्रोजेक्ट नहीं है। ये पेरेंटिंग का ऑनलाइन कोर्स इंशाअल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी सोशल मीडिया के थ्रू उसको हम इंशाअल्लाह पाकिस्तान में और दुनिया में जितने नौजवान हैं उनको कम से कम 20 घंटे में उसकी बेसिक्स बताई जाए। लेकिन ये स्कूलों में, कॉलेजेस में ये पेरेंटिंग एज अ सब्जेक्ट पढ़ाना चाहिए, नंबर 1। और दूसरा, जैसे आपने खुद ही बहुत अच्छे तरीके से बताया है कि जो एडल्ट हैं उनके लिए तमाम ऑर्गेनाइजेशंस में कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप्स होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप डॉक्टर साहब। लेकिन ये हम थोड़ा सा फ्यूचर की बात कर रहे हैं, जिसमें हमने यंग जनरेशन को सिखाना है कि उन्होंने अपनी आने वाली नस्ल या जनरेशन को किस तरह से ट्रेन करना है। एग्जिस्टिंग सिनेरियो में क्या क्या किया जा सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं कि मेरे अंदर जो 5% की विंडो है मैं उसको मैक्सिमम यूज करते हुए अपनी कैपेबिलिटी और कैपेसिटी को बिल्ड कर सकूं। मेरे अंदर जितनी नेगेटिव चीजें हैं जो इस सोसाइटी के लिए बेहतर नहीं है, मुझे उसको खत्म करना है। अभी फॉर नाउ क्या हो सकता है, जैसे ये इंसिडेंट्स का हम जिक्र कर रहे हैं, एक नौजवान ने पबजी की तर्ज पर घर में गोलियां चला दी, इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती कि अपनी माँ को ही गोलियां मार दी। उसकी ट्रेनिंग, तरबियत सब साइड पर लग जाता है। उस वक्त क्या हुआ था और हम कैसे अपनी नौजवान नस्ल जो अब हो चुकी है उसको बचा सकें, उसके लिए क्या करें? देखिए, कुछ चीजों के लिए ना उसका एक वक्त दरकार है। फर्ज करें आप चाहते हैं कि मुर्गी के अंडों में से चूजे निकलें, तो वो 21 दिन के बाद निकलते हैं। अगर आप कहें नहीं जल्दी से मुझे बताएं 2 दिन के अंदर से इसमें से चूजा कैसे निकल आए, तो आप एक हीटर की बजाय इंक्यूबेटर में 15 हीटर लगा लें
तो एक तो ये कि 2 दिन में उसमें से चूजा नहीं निकलेगा, दूसरा ये भी होगा कि वो जो अंडा है अब उसका आप ऑमलेट भी नहीं बना सकते, यानी वो अब इतना खराब हो जाएगा। तो किसी चीज का भी कोई शॉर्टकट नहीं होता। जब भी आप एक इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसकी इन्वेस्टमेंट का एक टाइम है, उसके बाद उसका हल निकलेगा। So that means कि अभी जो प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते, बट फ्यूचर बिल्टअप प्लान करना पड़ेगा। जी कर सकते हैं, और कर ये सकते हैं कि उन बच्चों के इर्द गिर्द ऐसा माहौल और ऐसा मुआशरा क्रिएट करें जिसके अंदर टॉलरेंस हो। आप देखें हमारे जो पूरे मुआशरे के बड़े हैं वो कौन हैं, जो हमारे लीडर हैं, वो कौन है जो हमारा इंटेलिजेंशिया है जी। वो कौन है जो मीडिया में मौजूद हैं। कभी आप कोई एक टॉक शो उन बच्चों को दिखा के कह सकते हैं कि देखिए बुजुर्ग इस तरीके किया करते हैं, तुम लोग भी इसी तरह टॉलरेंस से बात करो। जब आप किसी को रोल मॉडल के तौर पे पेश कर सकते हैं। कभी आप असेंबली के इजलास की आधे घंटे की कार्रवाई के देखो, जो बड़े मुअज़्ज़िज़ लोग होते हैं वो इस तरीके से मुहज़्ज़ब तरीके से गुफ्तगू करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, तुम भी इसी तरीके से बड़े मुहज़्ज़ब लोगों की तरह लेकिन डॉक्टर साहब आप भी कह रहे हैं कि हमारे पास एग्जाम्पल्स नहीं है। देखिए अमेरिका में भी ऐसे वाकयात आते हैं, वहाँ पे हम कहते हैं बड़ी महज़ब सोसाइटी है कि लोग निकलते हैं सड़कों पर गोलियां मार देते हैं 50-50 लोगों को, 15-15 लोगों को। इसी तर्ज के वाकयात पाकिस्तान में भी हो रहे हैं, डिफरेंट ममालिक में भी आता है। यूरोप से खबरें आती हैं जी एक नौजवान निकला सड़क पर, उसने गाड़ी चढ़ा दी, 10 लोगों को मार दिया। तो बेसिकली ये क्या इनटॉलरेंट लोगों के बिहेवियर है या ओवरऑल सोसाइटी का भी इसमें इम्पैक्ट है? ये कोई इंडिविजुअल तो नहीं है मसाइल जिसकी वजह से ऐसे होता है? देखिए बात यह है कि हमें मेरे ख्याल में वेस्ट से और यूरोप से हर दफा ही गाइडेंस वहां से लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हमें अपने कस्टम सर्कमस्टांसेस के अंदर अपना सोल्यूशन निकालना चाहिए। देखिए मैं अर्ज करता हूं, क्योंकि ग्लोबल मुआशरा अब ये ग्लोबल विलेज बन गया है, इसलिए ये प्रॉब्लम सिर्फ हमारी यूथ के नहीं है, पूरी दुनिया के यूथ के हैं। और उसकी अगर आपके पास वक्त है तो मैं 1 मिनट में अपनी अंडरस्टैंडिंग आपके साथ शेयर कर लेता हूं। देखिए एक जमाने में पूरी दुनिया के अंदर वैल्यू जो थी वो सच्चाई थी, ईमानदारी थी और रास्तबाजी थी। जब से पूरी दुनिया के अंदर कल्चर कॉर्पोरेट कल्चर हुआ है तो सोसाइटी कंज्यूमर सोसाइटी बन गई है। कंज्यूमर सोसाइटी का मतलब यह है कि वो सोसाइटी तरक्की याफ्ता होगी जिस सोसाइटी के अंदर चीजें बहुत बिकेंगी। चीजें बहुत बेचने के लिए चीजें बहुत बनानी पड़ती हैं और चीजें बहुत खरीदने के लिए आपको पैसे चाहिए। पैसे हासिल करने के लिए आपको बहुत काम करना पड़ता है। जब आप बहुत काम करते हैं तो जो आपका महदूद वक्त है वो पैसे कमाने में खर्च हो जाता है कि मुआशरे का मजमूई वैल्यू सिस्टम नीचे आ रहा है। बिल्कुल ठीक है। और मुआशरे के वैल्यू सिस्टम के नीचे आने की वजह से अफराद उससे मुतासर हो रहे हैं और यंग जनरेशन उससे सबसे ज्यादा मुतासर हो रही है। एंड आपकी ये बात बिल्कुल ठीक है। इट ऑलवेज कम्स डाउन टू पेरेंटिंग एंड ट्रेनिंग एंड ग्रूमिंग, जो फैमिली एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। और अगर आप इसको प्रायोरिटी पर नहीं रखेंगे, फोकस नहीं रखेंगे, तो हमारी आने वाली नस्लें जो हैं वो मजीद जो है वो तबाहाली का शिकार हो सकती हैं। अल्लाह ना करे ऐसा हो। आई थिंक इट्स द पीक टाइम नाउ, वी हैव टू रियलाइज कि हमने अपने बच्चों की ट्रेनिंग कैसे करनी है। डॉक्टर जावेद इकबाल साहब आपका बहुत शुक्रिया। और हमें ये देखना होगा, गवर्नमेंट को भी देखना होगा ग्रूमिंग कैसे करनी है, किस तरह से लॉन्ग टर्म प्लान्स बनाने हैं, किस तरह से अपनी जो नई नस्ल है उसको ट्रेन करना है। क्योंकि जो अब तक हो सका तो हो चुका, लेकिन अब आइंदा आने वाले वक्त में हमने कैसे बेहतरी लानी है ये हुकूमत और फिर हमारे जो हेड्स हैं, लीडर्स हैं, उनको ही सोचना चाहिए। बिल्कुल। इसी के साथ एक ब्रेक लेते हैं, फिर दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम बात करेंगे इस्लामाबाद के शहरियों के कुछ मसाइल के हवाले से, जिसमें आपको बताएं कि इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की एक नाअहली सामने आई है और बिजली सार्फिन को बड़े नुकसान का भी सामना आजकल हो रहा है। बिजली के खराब निज़ाम की वजह से AC, फ्रिज, TV सब जल गए। सार्फिन ने दुहाई दी है और आइस्को के बोसीदा तकसीमी निज़ाम से घरों में इलेक्ट्रॉनिक आलात तबाह होने लगे हैं। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर्स में ट्रांसफार्मर्स भी जलने लगे हैं और ये जो लाइन लॉसेस होते हैं या जो फरसूदा निज़ाम होता है ट्रांसमिशन का, उसकी वजह से एक्चुअली घरेलू इलेक्ट्रिक आलात जो हैं वो एट रिस्क ही होते हैं और इस्लामाबाद में ये बहुत ज्यादा होना शुरू हो गया है। अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद है। अवैस बताइएगा, क्या कोई वजह सामने आई है या इसको इस हवाले से कुछ प्लान कर रहा है कि इसको ठीक किया जा सके? बाद में इस तरह का जो आइस्को का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो आपको हर जगह नज़र आएगा, लेकिन ये बोसीदा जो ट्रांसफार्मर हैं और जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है इसकी वजह से आवाम जो है वो काफ़ी मुश्किलात का सामना उनको करना पड़ रहा है। आए रोज़ जो बिजली जो जाती है, ये बताएं क्या है मामला, ठीक है? ये कितने अरसे बाद जो है ख़राब होता है? ये सर रोज़ाना के यही मसला है, 1-2 दिन के बाद फिर
धुआं निकल जाते हैं और दोबारा वो जल जाते हैं। आप लोग हालांकि देख सकते हैं कि ये रोज़ाना का यही मसला इशू आ रहा है कि जलते रहते हैं और से वाला आके देखते हैं। जी ये ट्रांसफार्मर है जिसको बिल्कुल ये खुला हुआ है, इसकी कोई ये यहाँ पर इसका बॉक्स जो है ना यहाँ पे प्रॉपर लॉक है और यही वजह है कि यहाँ पर जो ये आग लगती है, यहाँ पर धुआं लगता है, जिसकी वजह से ये जो है डैमेज हो जाता है। अब ट्रांसफार्मर से जो अंडरग्राउंड केबल्स आती हैं वो यहाँ पर आती हैं, ये लिंक्स दिए गए हैं। अब यहाँ पर 3 फेज़ के जो बजाय सिर्फ सिंगल फेज़ की सप्लाई है और आगे 3 फेज़ का मीटर लगा हुआ है और ये आप देख सकते हैं कि ये जले हुए हैं, इसके लिंक्स आप बाकायदा तौर पर देख रहे हैं कि जले हुए हैं और यही वो इनका जो है यहाँ पर जलना होता है, जिसकी वजह से अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक्स की जितनी भी जो अप्लायंसेस हैं वो जल जाती हैं। तो ये इनका जी आइस्को का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है और इस पर जो शहरी हैं उनका क्या कहना है वो भी हम आपको उनसे बात करवाते हैं। ये जो आपका सिस्टम है बिजली का, इससे आपको कितना कोई नुकसान पहुंचा है, घरों में क्या कोई मामलात हुए हैं? बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है। एक घर में नहीं, ये पूरी गली का हमारा मसला है। हर घर में चीज़ें जलती हैं। हर दूसरे तीसरे दिन जब भी हवा चलती है तो समझ लें कि हमें फिर नुकसान का अंदेशा हो जाता है। हमारे घर तो सारा कुछ जल चुका है, 2 बार 3 बार जल चुका है और हर घर में जला है। और अब एसी जले हैं, टीवी जले हैं, किसी भी चीज़ का, फ्रिज है, फ्रीज़र है, जिस भी चीज़ का स्विच सॉकेट के अंदर लगा रह गया गलती से, वो समझें कि किसी वक्त भी जल सकता है। उसकी रीज़न ये है कि हमने ये 2 3 4 बार जब नुकसानात हो चुके हैं, पूरे मोहल्ले के हो चुके हैं, सारे लोग बेचारे परेशान होते हैं कि बार बार इस तरह की चीज़ें नहीं रिप्लेस की जा सकती। रिपेयर कराना बड़ा मुश्किल है। हम रिपेयर के लिए टीवी रिपेयर के लिए लेके जाएं, फ्रिज रिपेयर के लिए लेके जाएं। आइस्को वालों से कोई कंप्लेन जब आप लोग करते हैं तो वो क्या कहते हैं? आइस्को वाले आते ज़रूर हैं कंप्लेंट करने पे, मगर शायद उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर इतना है नहीं कि वो जिन चीज़ों को रिप्लेस करना चाहिए उनको टांके भी लगा के नहीं जोड़ते, टेपें लगा के जोड़ जाते हैं। अभी ये जो तूफ़ानी हवाएं चली हैं, आप यकीन माने कि इसमें फिर पूरे मोहल्ले का नुकसान हुआ है। हमारा भी बहुत सारा नुकसान हुआ है। मेरे 2 टीवी जल गए हैं, फ्रिज जल गया है। अब मैं इन चीज़ों को लेके बार बार कितनी जगह, उससे तो बेहतर है कि आइस्को वाले मुझे नया ख़रीद दें। तो जी ये सूरत हाल है। जब आइस्को से पूछें, आइस्को चीफ से पूछें जो कि यहाँ पर आर्जी ओहदे पर बैठे हुए हैं और उनके नीचे जितने भी जो उनके जो सर्विसेज प्रोवाइडर हैं, जो ऑफिसर्स हैं, उनके पास इन सवालात के कोई जवाबात नहीं हैं। लेकिन आवाम को जो है ये नुकसानात बर्दाश्त करना पड़ रहे हैं और आइस्को जो कि अपने आप को कंपनी नंबर 1 कहती है, उसकी कारकर्दगी ये है कि यहाँ पर जो उनके जो सार्फिन हैं और पोश सेक्टरों के जो सार्फिन हैं वही सरापा एहतजाज हैं। तो इस्लामाबाद में जो रहने वाले जो लोग हैं वो आइस्को की जो सर्विसेज से वो यानी आपका बहुत शुक्रिया, बड़ी ज़बरदस्त रिपोर्ट आपने बनाई है। और जिस तरह से आप बता रहे हैं कि पाकिस्तान की नंबर 1 कंपनी क्लेम की जाती है आइस्को, उसका हाल क्या है? मतलब किस तरह से शहर इक़्तिदार में हो क्या रहा है, तो बाकी शहरों में क्या हाल है? वेरी सैड। और जिस तरह से लोगों का नुकसानात हो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम थक गए रिपेयर करवा कर अपने इक्विपमेंट्स, तो ये लोगों के साथ भी ज्यादती है और गवर्नमेंट को चाहिए इसको फौरी एक्शन ले। बिल्कुल, इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और अपनी अगली स्टोरी की तरफ चलेंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है जी। मुल्क पर कर्जों का बोझ कम नहीं हो सका और आप जितना मर्जी कह लीजिए कि 2021 में रुपए की वैल्यू में इजाफा हुआ है, डॉलर कम हो गया, चीजें बेहतर होंगी, आगे फ्यूचर में हालात बेहतर होंगे, लेकिन करंटली राइट नाउ एज वी स्पीक कर्जों का बोझ कम नहीं हो सका और हुकूमत के मुताबिक 6000 अरब कर्ज वापस किया गया। लेकिन ये नहीं बताया गया कि कर्ज की वापसी के लिए जो नए कर्ज लिए गए उसकी कीमत, उसकी तादाद क्या है। जी, कर्ज की वापसी न सिर्फ नया कर्ज ले लिया गया है बल्कि तकरीबन दुगना ज्यादा नया कर्ज भी लिया गया है। स्टेट बैंक के दादोशुमार के मुताबिक PTI के 30 माह में कर्जों में कमी की बजाय 11,881 अरब रुपए का इजाफा हुआ है और हुकूमत ने औसतन हर माह 396 अरब रुपए का नया कर्ज लिया है। जी हाँ, 396 अरब रुपया नया कर्ज ऐड हो गया और इसी में से हम पुराना कर्ज भी चुका रहे हैं। और इसके साथ साथ स्टेट बैंक के मुताबिक वफाकी हुकूमत के कर्जों का मजमूई हजम फरवरी के अख्ताम पर 366 खरब 12 अरब 60 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया है और 30 माह में कर्जों में मजमूई तौर पर 118 खरब 80 अरब और 70 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। अगस्त 2018 का जिक्र करें तो इसके इख्तिताम पर वफाकी हुकूमत के कर्जे 247 खरब 32 अरब रुपए और 30 माह में हुकूमत ने मुल्की ज़राए से 79 खरब
90 अरब 60 करोड़ रुपए नए कर्जे लिए, जिससे मुल्की कर्जों का हुजम 247 खरब 80 अरब 60 करोड़ रुपए, जबकि बैरूनी कर्जे 38 खरब 90 अरब रुपए इजाफे से 118 खरब 32 अरब रुपए तक पहुंच गए हैं। हुकूमत के बैरूनी कर्जों में IMF से लिया गया कर्जा, स्टेट बैंक के पास डिपॉजिट्स में दोस्त मुल्कों से उधार लिए डॉलर शामिल इसमें नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक PTI के दौर में मुल्की ज़राए से कर्जों में 47.6% इजाफे के बैरूनी कर्जों की मालियत में इजाफे की शरह 49% रही है। ये वो तमाम रिपोर्ट के अदाद शुमार थे जो आपके साथ शेयर किए। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान सोसाइटी की जब भी हम बात करते हैं तो ख़वातीन को मनमाना, खुद को मनमाना और साबित करना कि वो कुछ भी कर सकती हैं कोई आसान काम नहीं है। बड़ी हिम्मत, हौसले की ज़रूरत होती है, फैमिली सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तभी हम अपने आप को कुछ प्रूव कर सकते हैं। और मुझे इतनी खुशी होती है कि अब टाइम चेंज हो रहा है और एक्चुअली ऐसी एग्जाम्पल्स जो हैं वो हमारे सामने आ रही हैं जो हर मैदान में मर्दों के शाना बेशाना अपने तमाम हकूक़ के साथ खड़ी अपना लोहा मनवा। और ऐसी एक नौजवान खातून से आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे। पाकिस्तानी कमर्शियल पायलट हैं जी सबा सईद, जिन्होंने एक रोशन मिसाल कायम की और वो कहते हैं परसिवरेंस कमांड सक्सेस के। मुस्तकिल मिजाजी कामयाबी की ज़मानत है, तो मुस्तकिल मिजाजी हर फील्ड में जब आप दिखाते हैं तो फिर अल्लाह ताला आपको कामयाबी ज़रूर देता है और अता करता है। सबा सईद से हम आपकी मुलाकात कराते हुए उनसे बात करते हैं। सबा सईद, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। सबसे पहले तो आपको मुबारक हो कि आपको माशाल्लाह सर्टिफिकेट भी मिल चुका है, अब आप कमर्शियली फ़्लाइट भी कर सकती हैं। कैसे जज्बात हैं आपके? वालेकुम सलाम, यू वेरी मच फॉर एक्सटेंडिंग दिस अपॉर्चुनिटी और काफ़ी अच्छा फील कर रही हूँ। क्वाइट अ डिफरेंट फील्ड इट इज़ और लड़कियों के लिए इसमें आगे आना बहुत ज़्यादा टफ है। इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर गर्ल्स टू लाइक कम फॉरवर्ड एंड अडॉप्ट दिस फील्ड, क्योंकि ये जो फ्लाइंग है दैट इज डिफरेंट। तो इसमें जो ये ऐसा प्रोफेशन अडॉप्ट करना और इसमें जो है आके अपने आप को प्रूव करना, दैट इज़ वेरी डिलाइटफुल फॉर मी। बिल्कुल सबा, और आपने जैसे कहा कि बड़ा मुश्किल है, इट्स अ टोटली इंटायरली मेल डोमिनेटिंग फील्ड, लेकिन उसमें एक फीमेल का जाना, और जैसे कि हमारी आपसे ऑलरेडी बात भी हो रही थी एंड यू टोल्ड अस कि आपकी पूरी क्लास में यू वर द ओनली फीमेल जो ट्रेनिंग ले रही थी। कैसे आपके सफ़र का आगाज़ हुआ, कैसे आपने सोचा कि यू वांट टू बी अ पायलट, और फिर वो पूरा एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? अच्छा, जो फ्लाइंग का है सिमल, मैं आपको बताऊं कि इन माय एंटायर लाइफ आई नेवर मेट अ सिंगल पर्सन जिसने ये कहा हो कि मुझे फ्लाइंग पसंद नहीं है। तो फ्लाइंग तो मुझे भी शुरू से पसंद थी, लेकिन मेरी जो फ्लाइंग की स्टोरी है दैट इज बिट इंटरेस्टिंग इन द सेंस कि जब मैंने अपने फ्लाइंग करियर का स्टार्ट लिया तो मेरा बेटा जो है वो 1 साल का था। आई वॉज अ मदर ऑलरेडी, और मेरे हस्बैंड की जो है वो फुल सपोर्ट थी मेरे साथ। ही वॉज इक्वली एक्साइटेड माशाल्लाह। और जो है एक दिन मैं अखबार देख रही थी तो आई केम अक्रॉस दिस एड के हाउ टू बिकम अ कमर्शियल पायलट। तो दैट रियली फैसिनेटेड मी एंड आई वेंट फॉर इट। तो मैंने अपने हस्बैंड को शो किया एंड दैट्स हाउ इट स्टार्टेड ऑल। जब मैं फ्लाइंग क्लब मैंने ज्वाइन किया तो यू आर राइट, आई वाज द ओनली गर्ल इन माय बैच, और उसमें अपने आप को सेटल करना, इसमें देखें एक दो बातें हैं। एक तो जेंडर इम्बैलेंस जो है वो बहुत ज्यादा है फील्ड में। देयर आर ओनली अ हैंडफुल गर्ल्स, और वो भी जो है वो डिफरेंट फील्ड्स, डिफरेंट फ्लाइंग क्लब से करती हैं, तो उसमें वो कनेक्शन नहीं हो पाता है। तो जो जेंडर इम्बैलेंस है दैट इज रियली अफेक्टिंग। उसके बाद एक और जो चीज है कि इस फील्ड में लड़कियों को सीरियस नहीं लिया जाता है। दैट इज कंसिडर्ड के जो स्टीरियोटाइप्स हैं वो अटैच कर दिए जाते हैं कि लाइक लड़कियां जो है वो अच्छी पायलट नहीं होती हैं, दे आर नॉट सीरियस फ्लायर्स, दे आर नॉट प्रोफेशनल्स। तो ऐसी सूरत में आगे आना और अपने आप को मनवाना कि नहीं, वी आर इक्वली प्रोफेशनल, वी आर इक्वली टैलेंटेड एंड वी कैन एक्वायर द स्किल, दैट इज रियली डिफिकल्ट। क्योंकि पहले तो वो आपका माइंड सेट चेंज करना पड़ता है, आपको दूसरों का माइंड सेट चेंज करना पड़ता है कि दे स्टार्ट टेकिंग यू सीरियसली। तो उसमें थोड़ा जो है वो टाइम लगता है, थोड़ा सा आपको जो है वो टफ सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट हैं, अगर आप डिटरमिन्ड हैं, तो आपको कोई रोक नहीं सकता। आपकी बात बड़ी जबरदस्त है, अगर आप कंसिस्टेंट हैं, डिटरमिन्ड हैं, तो कोई चीज़ आपको रोक नहीं सकती। तो फिर आपने वो स्टीरियोटाइप्स तो तोड़ दिए। ये बताइएगा जो ट्रेनिंग थी वो किस कदर मुश्किल थी, क्या क्या मतलब मरहलों से गुजरना पड़ा आपको फिर यहाँ तक आप पहुँची?
ट्रेनिंग का ये है कि स्मॉल एयरक्राफ्ट जो आप फ्लाई करते हैं उसका एक्सपीरियंस बिल्कुल डिफरेंट है। आप एक तो लोकली फ्लाई करते हैं, उसमें फिर आपके जो है वो फैक्टर्स बहुत आ जाते हैं। फ्लाइंग में हम एक बात कहते हैं कि एवरी फ्लाइंग डे इज डिफरेंट। आपको जो है हर रोज नए चैलेंजेस का सामना है। एक क्वेश्चन जो अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं और जो है वो जो कि नहीं होना चाहिए वैसे, कि ड्राइविंग और फ्लाइंग कितनी रिलेटेड है। तो यहाँ मैं ये कहूंगी कि ड्राइविंग जो है दैट इज क्वाइट अ डिफरेंट फील, वो दैट इज एंटायरली डिफरेंट। फ्लाइंग जो है दैट इज अ होल न्यू चैलेंज यू हैव टू फेस एवरी डे। आपके जो फ्लाइंग के फैक्टर्स हैं दे आर टोटली डिफरेंट। आपका वेदर जो है वो अफेक्ट होता है, आपका और बहुत से फैक्टर्स उसमें आ जाते हैं। तो फ्लाइंग और ड्राइविंग को तो हम रिलेट कर ही नहीं सकते हैं। आपका एवरी फ्लाइंग डे इज डिफरेंट, एवरी फ्लाइंग डे इज चैलेंजिंग। तो उन सबको आपको डेली आपको अपने माइंड से भी फाइट करनी पड़ती है, आपको अपने मूड से भी फाइट करनी पड़ती है, बिकॉज इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ कंसंट्रेशन एंड इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ स्किल एंड योर एजुकेशन एज वेल। आप अपनी जो नॉलेज है उसको एम्प्लॉय करते हैं एवरी डे टू टेक ऑफ एंड टू लैंड एंड टू क्रूज, और आप जो है अपनी स्किल को एम्प्लॉय करते हैं, देन यू कैन बी अ गुड पायलट। बिल्कुल, एंड आई थिंक ये कॉम्बिनेशन है डिफरेंट कैलकुलेशंस का, जिसमें वेदर भी आ जाता है और बाकी जो सारे एस्पेक्ट्स हैं वो आपने बताए हैं। सबा ये बताइएगा कि अभी हमारी सोसाइटी ऐसी है कि खातून, कुछ एरियाज कुछ इलाके ऐसे हैं कि एक फीमेल अगर ड्राइव कर रही हो ना गाड़ी, तो मुड़ मुड़ के देखा जाता है कि वो लड़की गाड़ी चला रही है, और लड़की जहाज चला रही हो तो मुझे लगता है कि अगर वो नजर आता है कि लड़की चला रही है तो बेहोश हो जाते हैं लोग देखकर। तो ये माइंडसेट एग्जिस्ट करता है एक्सेप्टेंस का। आपने कहा आपके हस्बैंड ने आपको बड़ा सपोर्ट किया, एक्सटेंडेड फैमिली का रिएक्शन क्या था, आपके इन लॉज, आपके पेरेंट्स? क्योंकि ऑब्वियसली फ्लाइंग इज रिस्की, मोर रिस्कियर देन द ड्राइविंग पार्ट। बिल्कुल ठीक कहा। मेरा ख्याल है कि हमारी जो सोसाइटी है दैट इज स्टिल नॉट रेडी टू सी वुमेन इन इन्फ्लुएंशियल रोल्स, और स्पेशली अगर फ्लाइंग की बात करें तो उसमें हमारे जो है वुमेन और कम है। मेरी जो फैमिली है दैट इज अल्हम्दुलिल्लाह वेरी सपोर्टिव। मेरे इन लॉज भी जो है लाइक जो है दे वर रियली वेरी हैप्पी व्हेन दे हर्ड के आई एम गोइंग टू फ्लाई। मेरे पेरेंट्स जो हैं शादी से पहले का सिनेरियो आई कांट से एनी मच, लेकिन शादी के बाद व्हेन आई एम डिपेंडेंट अपॉन माय हस्बैंड, तो दे वर आल्सो कैन दे आर इक्वली प्राउड कि मैं फ्लाई कर रही हूँ। एंड इस तरह की फील्ड मैंने अपनाई है जो कि इतनी उसमें जितनी लड़कियां इतनी रेयर हैं। तो लेकिन ये है कि ऐसा भी था कि सोसाइटी से नेगेटिव कमेंट्स भी थे। लाइक अक्सर लोग ये सोचते हैं कि लड़की अगर कोई ऐसे इन्फ्लुएंशियल रोल में निकल गई, थोड़ी इंडिपेंडेंट हो गई, तो वो हाथ नहीं आएगी। ये जो है ये माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है। मेरा ख्याल है कि ओनली एन एम्पावर्ड वुमेन कैन इफेक्टिवली डील विद एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन होती ही वहां है जहां हम वुमेन को सप्रेस करते हैं, जहां पे आदमी डर जाता है कि ये लड़की अगर थोड़ी सी इंडिपेंडेंट हो गई तो मेरा क्या होगा। हालांकि इस सोच को चेंज करने की जरूरत है। आप अपनी फैमिली, आप अपने घर सबको साथ लेके चल सकते हैं, और कहीं नहीं जा रही हैं लड़कियां। अगर आप उनको अपने हस्बैंड को ऐसी मजाक में कहा करिए ना, देखो मैं हाथ में ही हूँ, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। आई थिंक यू गाइज आर द एग्जांपल जो इस सोसाइटी में माइंडसेट चेंज करने में अपना रोल प्ले करेंगी। एग्जैक्टली और ऑनेस्टली बताऊं, मुझे लड़कियां मैसेज करती हैं और मुझे थैंक यू करती हैं कि आप आगे आ रही हैं, आप अपनी स्टोरी शेयर कर रही हैं कि हमारे पेरेंट्स और हमारे हस्बैंड्स भी हम पे ट्रस्ट करेंगे। लिटरली ये बहुत बड़ा मसला है, लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता है, किसी आगे नहीं आने दिया जाता है। देयर आर लॉट मेनी स्टोरीज कि लड़कियों को CSS नहीं करने दिया जा रहा, इवन कि अगर आपको कोई अच्छी जॉब मिल गई तो आपको कोई लड़का पसंद नहीं आएगा। ये थिंकिंग जो है थोड़ी सी चेंज, बड़ी अच्छी बात है आपने कहा है कि ये थिंकिंग चेंज करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल आपकी हो ही जाएगी कहीं ना कहीं, लेकिन ये कि थोड़ा सा आप देख के करें। अगर आप थोड़ा सा ये देख लें कि लाइक मेरे लिए क्या सूटेबल है, थोड़ा सा रुक जाएं, तो आपको जो है उसमें भी इंशाल्लाह सक्सेस ही होगी, और हमें ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि लड़कियों की शादियां सक्सेसफुल नहीं होंगी। बिल्कुल सबा, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। डिटरमिनेट होना चाहिए, एतमाद होना चाहिए, फिर ही मामला जिंदगी आगे बढ़ती है। जाते जाते आप अगर ये बता दीजिएगा कि आगे क्या प्लान्स हैं, क्योंकि अब आपके पास सर्टिफिकेट तो है, अब क्या इरादे हैं आपके आगे? नहीं, इंशाल्लाह इसी फील्ड को कंटिन्यू करना है। मैंने जो है अपनी ब्लॉगिंग भी स्टार्ट की है अभी टू इंस्पायर यंग लेडीज, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा लड़कियां कह रही थी कि यू शुड कम फॉरवर्ड एंड शेयर योर स्टोरी सो दैट वी मे प्रेजेंट यू एन एग्जांपल कि हमें भी मौका दिया जाए। जी। तो हमारे फैन क्लब में भी जो है बहुत ज्यादा ऐसी लड़कियां आती थी जिनको घर वाले सपोर्ट नहीं करते थे, दे वर वेरी मच विलिंग, लेकिन लड़कियों को आगे आना चाहिए, बहुत ज्यादा आगे आना चाहिए, और दे कैन रॉक
एनी फील्ड। और आप अपनी फ्लाइंग स्टार्ट कर रही हैं दोबारा से? जी जी, इंशाल्लाह आफ्टर रमजान आई विल बी गोइंग बैक टू माय फ्लाइंग। जबरदस्त जी। सबा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग एन एग्जाम्पल टू ऑल द गर्ल्स आउट देयर। और आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आप जैसी मिसालें ही हैं जो दे देकर खवातीन अपने घर वालों को कन्विंस भी करती हैं कि देखो सबा सईद भी है जो इस तरह से कर रही हैं, अपनी प्रैक्टिकली फील्ड में कुछ बना रही हैं। तो आई थिंक ये एग्जाम्पल मोटिवेशनल बड़ी जरूरी है और अच्छी चीज़ भी है। बहुत शुक्रिया सबा आपका। और आज का हमारा वक्त नाज़रीन खत्म हो चुका है, इंशाल्लाह कल मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।